Hello and Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us for another video. The topic for discussion today is energy inflation in Pakistan. I'm your host. My name is Ahmed Jamal Vattu. I am a consultant at the World Bank in Washington, D.C. And I also graduated with a master's in international finance and economic policy from Columbia University School of International and Public Affairs. With me is my good friend Numair Liaquat. Numair is an economist at the International Growth Center. He is based out of Pakistan, and his focus at IGC is energy and environment. Yes. And apart from that, Numair graduated with a master's in economics for development from the University of Oxford. Thanks for joining, Numair. बड़ा अच्छा लगा है बात करके फिर से. Thank you. And the Thank you. topic Pleasure to be for here. Thank you so much, yaar. And the topic for discussion, like I said, is energy inflation in Pakistan. And जो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल था वो ये था कि what is the reason for this recent hike in electricity prices? इस पे आपने देखा होगा protest भी काफ़ी हो रहे हैं. Government has decided to impose new tariffs and remove subsidies. इससे ये हुआ है कि आम आवाम पे बोझ बहुत बड़ा है with the increased prices. और इसका impact क्या होगा? Because we see कि residents are going to be affected, consumers, businesses, everyone is suffering because of this recent hike. तो आप इसका बता सकते हैं कि what were the factors that led to it? देखिए जो अभी रिसेंट बिजली की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ी हैं इसकी मेन 2 से 3 वजूहत हैं. पहले तो हम इसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो बिजली की प्राइस बनती किससे है. उसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो प्राइस ऑफ फ्यूल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर के अंदर फॉसिल फ्यूल्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. ऑलमोस्ट 60% पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है इट्स डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स. तो जब इंटरनेशनल मार्केट में फॉसिल फ्यूल्स की कीमत ऊपर जाती है तो पाकिस्तान में बिजली भी महंगी होना शुरू हो जाती है. एक और वजह इसकी ये है कि जब रुपी डी वैल्यू होता है, जब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो तब भी पाकिस्तान में बिजली महंगी होना शुरू हो जाती है. इसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं मुख्तलिफ प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ वो डॉलर्स में डिनोमिनेटेड हैं. तो पाकिस्तान को इन सारे पावर प्रोड्यूसर्स को डॉलर्स में पेमेंट्स करनी होती हैं. तो जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है ये पेमेंट्स की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ जाएगी रुपीज़ के अंदर, और उनको कॉम्पनसेट करने के लिए पावर टैरिफ बढ़ा दिया जाता है. एक और तीसरी और इम्पॉर्टेंट वजह जो अभी रिसेंट पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली वो आईएमएफ का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था. पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर चूँकि बहुत सारे मसले मसाइल में घिरा हुआ है और इसके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसके अंदर सब्सिडीज़ भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी. मुख्तलिफ सेक्टर्स को, कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दी जाती थी. तो आईएमएफ के प्रेशर की वजह से ये सब्सिडीज़ को रिमूव करना पड़ा. उनका मुतालबा ये था कि इस सेक्टर को मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर ऑपरेट करने दिया जाए और उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो. और गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है उनको सिस्टम से निकाल दिया जाए. तो ये उनका मुतालबा था. चूँकि पाकिस्तान अपने फिस्कल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था तो उनको आईएमएफ के सामने हथियार डालने पड़े. इसका जो इम्पैक्ट है कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान चूँकि इसकी एक्सपोर्ट्स पहले ही स्ट्रगल करती हैं, हम प्रिडोमिनेंटली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं. हमारी इंडस्ट्रीज़ को सस्ती बिजली की बहुत शदीद ज़रूरत है इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट करने के लिए. और जब ये प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो हमारी इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में उस तरीके से कम्पीट नहीं कर सकती. उनका जो वो एक एडवांटेज था एक लो कॉस्ट का वो उनसे छिन जाएगा. इसके मुकाबले में इंडिया, बांग्लादेश और बाकी ममालिक के अंदर बिजली बहुत सस्ती है. वहाँ पर यही सेम टेक्सटाइल के गुड्स या बाकी इंडस्ट्रीज़ के गुड्स बहुत सस्ते बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्रियाँ इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं. रही बात कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स ने बहुत ज़्यादा, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स स्पेशली, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया पिछले कुछ महीने में सड़कों पे आके, क्योंकि उनकी जो आमदनी का एक बहुत मेजर हिस्सा था वो बिजली के बिलों में जाना शुरू हो गया. और चूँकि पाकिस्तान का समर के अंदर एक बड़ा वार्म और एक
एक वार्म टेम्परेचर और एक गर्म इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ जाते हैं, चूँकि किसी भी इंसान की इनकम में से एक बहुत ज़्यादा चंक उसका बिजली के बिल में चला जाएगा, तो वो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाता है। तो गर्मियों के मौसम के अंदर बिजली का महंगा होना एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नुमेर। मेरा फॉलोअप क्वेश्चन इस पे ये था कि लाइक यू सेड आईएमएफ की काफ़ी प्रेशर डाल रही है पाकिस्तान पे टू इम्पोज न्यू टैरिफ्स एंड रिड्यूस सब्सिडीज, बिकॉज इससे जो आपका डेट है उसमें नुमाया कमी होगी। बट शुडंट देयर बी ऑल्टरनेट पॉलिसीज अपार्ट फ्रॉम कटिंग ऑफ सब्सिडीज, जिससे आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले? इज द गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग टू टैकल दिस, ताकि बिकॉज जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही इनसरमाउंटेबल ये प्राइसेस हैं, स्पेशली फॉर कंज्यूमर्स यू नो, जो जिनकी वैसे ही बहुत कम पर यूनिट कंजम्पशन, जिन लोग कम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। तो what are some steps which the government can take to provide relief to consumers? गवर्नमेंट एक इसमें जो मेन स्टेप ले रही है वो इसकी एक एंटी थेफ्ट कैंपेन है जो इसने लॉन्च की है, क्योंकि इस पावर सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी बिल नहीं देते, जहाँ पर लॉसेस जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैं 90% तक चले जाते हैं लॉसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर 90% से ज़्यादा लॉसेस हैं। सिंध के अंदर सखर हैदराबाद के इलाके में बहुत लॉसेस हैं। केपीके के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। ये जो ग्राफ एक आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन बाकी रीजन्स के अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनके मुकाबले में पंजाब के अंदर रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, तो 10% से भी तकरीबन कम लॉसेस हैं। बिजली की चोरी कम है, ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम है। तो इस वजह से ये एक एक बड़ी इनइक्वालिटी इस सेक्टर में पैदा हो जाती है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं या बिल नहीं देते हैं उनको बिजली मुफ्त में मिलती रहती है, और जो लोग बिल देते हैं और अच्छे कंज्यूमर होते हैं सारा बर्डन उनके ऊपर डल जाता है। तो गवर्नमेंट इसमें एक एक्शन ये ले रही है कि उसने एक एंटी थेफ्ट कैंपेन अभी लॉन्च की है, और केपीके के कुछ काफ़ी सारे इलाकों में और सिंध में और बलूचिस्तान में इसका असर नज़र आ रहा है कि लोग अपने बिल देना शुरू हो गए हैं और बिजली चोरी में काफ़ी सारी कमी आई है। और मेरा अपना भी यही ख्याल है कि इसी प्रोसेस को अगर ये आगे लेके चलें तो अवाम और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो सकता है, जहाँ पर गवर्नमेंट अवाम के साथ ये एग्रीमेंट करे कि जी हम नॉन स्टॉप आपको विदाउट लोड शेडिंग बिजली प्रोवाइड करेंगे, और अवाम गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट कर ले कि हम टाइम पे सारे बिल दिया करेंगे और बिजली चोरी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इसमें एक सेटअप बन सकता है, और आगे जाते हुए जिसकी जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएं और इस सेक्टर की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाए। दूसरा सवाल आपका आईएमएफ के प्रेशर के रिलेटेड था। देखें, इस चीज़ में अभी भी थोड़ी मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है कि बिजली की प्राइसेस बढ़ाने से क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है या फिर उल्टा कम होता है। हमारा जो इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर है वो इस चीज़ में एक रिसर्च कर रहा है इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या बिजली की प्राइसेस बढ़ने से चोरी और लॉसेस बढ़ जाते हैं या कम होते हैं। तो जब तक इस स्टडी का रिजल्ट नहीं आता, कंक्लूसिवली एक बात कहना मुश्किल है कि आईएमएफ के इस पॉलिसी का वाकई में कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नहीं आता। लेकिन ये बात नोट करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आईएमएफ एक एक्सटर्नल एक्टर है पाकिस्तान में। उसके स्टेक्स उस तरीके से नहीं है जैसे पॉलिटिशियंस के या पॉलिसी मेकर्स के हैं, जिनको अवाम से लेना देना है, जिनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आईएमएफ का स्टांस इस पे हमेशा बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। वो सब्सिडीज़ को हटाने की बात करते हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, जबकि पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि अवाम को फैसिलिटेट किया जाए, थोड़ा उनके वेलफेयर का काम किया जाए, उनके लिए ईज़ पैदा की जाए। इसीलिए इस अप्रोच में फ़र्क आ जाती है। और थैंक यू सो मच फॉर दैट नुमेर।
उसके अलावा आपने ब्रीफली भी इस पे टच किया इस टॉपिक को कि क्लाइमेट चेंज से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। तो वो आपने शायद मेंशन किया था जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स अगो कि गर्मियों में बिजली की यूजेज बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेड ये है कि एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, फैंस वगैरह ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो इसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स होंगे डू यू थिंक ऑन पावर सेक्टर? देखिए, अभी भी अगर आप बिजली की कंजम्पशन का एक ग्राफ उठा के देखेंगे तो समर के महीनों में जून जुलाई अगस्त के अंदर बिजली की कंजम्पशन अपनी पीक पे चली जाती है, और जो विंटर के महीने हैं उनमें कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। ये एक बड़ा स्टार किस्म का ट्रेंड है जहाँ पर पाकिस्तान में बिजली का यूज़ कुछ महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा है और बाकी महीनों में बहुत कम है। और जो बाकी महीने जिनमें कम है उनमें ये सारी बिजली बनाने की कैपेसिटी आइडल पड़ी रहती है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वाला ट्रेंड और ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाएगा, क्योंकि गर्मियों में लोगों की बिजली के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ेगी। उनको एयर कंडीशनिंग चाहिए, उनको पंखे चाहिए, उनको अपने आप को ठंडा करने के लिए फ्रीज़र्स और इन सारी बाकी यूटिलिटी अप्लाइंसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उनकी बिजली की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी समर के अंदर पावर प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हुई तो ये गरीब आवाम की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान में हम देख चुके हैं, कराची जैसे शहरों के अंदर हीट वेव्स आईं, उन्होंने बहुत तबाही मचाई, बहुत सारे लोग फौत हो गए। इंडिया में दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर भी हीट वेव्स का यही असर पड़ा और बहुत सारे लोग उसकी नज़र हो गए। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ट्रेंड्स तो बढ़ेंगे, हीट वेव्स भी आएंगी और उसके साथ जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी सफ़र करेगा। उसमें ड्राउट्स आ जाएंगे, बारिशें कम होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर भी बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को ट्यूबवेल्स के ऊपर अपनी रिलायंस बढ़ाना पड़ेगी। और अगर ये बिजली उनके लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ना हुई तो एक अफसोसनाक सूरत हाल ये होगी कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का मुकाबला उस तरीके से नहीं कर पाएगा और हमें जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। डेफिनेटली जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और एक मेरा सवाल आपसे ये भी था कि व्हाई इज इलेक्ट्रिसिटी सो एक्सपेंसिव इन जनरल, लाइक नॉट लुकिंग एट द रीसेंट प्राइस हाइक्स एंड टैरिफ, लेकिन उस पर आपने शायद ये भी मेंशन किया कि वी पे कैपिटल कॉस्ट जो एक इनिशियल होते हैं फॉर विच वी पे टू द IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। तो वो जो अमाउंट हम पे करते हैं, जो गवर्नमेंट पे करती है, दैट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। यूजुअली ये कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होते हैं। तो डॉलर्स के फ्लक्चुएशन से इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़, उसकी वजह से आपकी इन सम ईयर्स कॉस्ट बहुत हाई होती है। और हमने देखा है कि एंड आई थिंक यू मेंशन दिस एज वेल, जो आपने एक आर्टिकल लिखा था IGC के लिए फराज हयात के साथ, यू मेंशन के जो IPPs को जो पेमेंट्स होती हैं वो जो एक लमसम, वो दैट इज कवर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, एंड दैट इज एन इशू बिकॉज दोज फंड्स शुड कम फ्रॉम कुड कम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, VAT हो गया, बिकॉज ज़ाहिर है ये अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पता होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। तो आपकी यही रिकमेंडेशन है फिर कि जो ये कैपिटल कॉस्ट के लिए जो फंड्स आते हैं, दे शुड नॉट कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बट इंस्टेड दे शुड कम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच द गवर्नमेंट हैज एक्सेस टू, जैसे इनकम टैक्स, VAT? देखें, बिजली का जो टैरिफ है, जो बिजली की प्राइस डिटरमिन होती है, उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हमने इसमें पहले फॉसिल फ्यूल्स की तो बात कर ली कि जी जो फॉसिल फ्यूल की प्राइस होगी वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगी। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी ठीक है, हमारी फ्यूल प्राइस बढ़ी, हमारी डॉलर की वैल्यू बढ़ी तो हमारी जनरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो हमारा एनर्जी, जो पावर सेक्टर का टैरिफ है, उसका एक फॉर्मूला है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। उसके अंदर मेन हमारी एनर्जी कॉस्ट है, उसके साथ हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी होती हैं पावर प्रोड्यूसर्स को,
इनके अलावा फिर हमें टैक्सेस भी उसके अंदर देने पड़ते हैं, जिसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है और इनकम टैक्स भी शामिल है। तो आप जब अपना बिल देखेंगे तो उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी शामिल होके आपके पास आएंगी। उसमें सिर्फ बिजली बनाने की कॉस्ट नहीं होगी, उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स भी होंगे और उसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस भी होंगे, जो कि फाइनली इसको बहुत ज़्यादा महंगा कर देंगे। और पाकिस्तान का चूंकि टैरिफ स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वो नेशनली डिटरमिन होता है, नेपरा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसको डिटरमिन करती है, तो उसके अंदर वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो लॉसेस हुए हैं पाकिस्तान के दूसरे सूबों में उनको कैसे रिकवर किया जाए। तो जो लॉसेस का एक अमाउंट है वो भी सारी इस टैरिफ के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है ताकि वो रिकवरी कर सकें। तो इसमें एक सोचने की चीज़ ये भी है कि अगर इन लॉसेस को और थेफ्ट को कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में टैरिफ की प्राइस जो बिजली के टैरिफ की प्राइस है वो काफ़ी सारी कम हो सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें जो भी मैंने मेंशन की पाकिस्तान की, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट और डिपेंडेंस, पाकिस्तान का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की थेफ्ट हो रही है, इन सारी चीज़ों की वजह से बिजली जनरली महंगी है। थोड़ी सी बात इसमें हम पाकिस्तान की रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सेक्टर की भी कर लेते हैं। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड और सोलर आ जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों इन 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 सारे इन तीनों चारों सोर्सेज के अंदर पाकिस्तान की जनरेशन बहुत कम है। हाइड्रो और सोलर और विंड मिला के ये लेस देन 10% पाकिस्तान के अंदर पूरे एनर्जी सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन होती है, जबकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन पूरे एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। और फिर एनर्जी के अंदर हम सिर्फ अगर बिजली की बात करें तो उसमें ठीक है हाइड्रो की थोड़ी ज़्यादा है, तरबेला और मंगला तकरीबन 25% कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन उसमें भी 60% फॉसिल फ्यूल्स ही आ जाते हैं। तो चूंकि हमारा पूरा एनर्जी और पावर सेक्टर हेविली डिपेंडेंट है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, हमारे पास अपने इंडिजिनस हमारे लोकल रिसोर्सेज नहीं हैं फॉसिल फ्यूल्स के, तो हम इंपोर्ट करके महंगे तेल के ऊपर बिजली बनाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में भी हमारी बिजली की प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहने का इम्कान है। वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड नुमैर, थैंक यू सो मच। तो इसके अलावा नेपरा की आपने कुछ मिनट पहले बात की कि और ये भी मैंने कुछ रिसर्च की थी इस पे कि नेपरा जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है टू रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड टू बिजनेसेस वो डिटर्मिन होती है बाय एन एवरेज प्राइसिंग मैकेनिज्म। तो उसमें ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स, उससे फिर आपकी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डिटर्मिन होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई और टैरिफ्स आपके बढ़ाए गए तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ कि लोग ऑल टुगेदर दे विल स्टॉप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स, दे विल स्टॉप पेइंग। और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो यू सेड राइटली कि द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स, एंटी थेफ्ट कैंपेन स्टार्ट किए जा रहे हैं स्पेशली इन प्लेसेस जहाँ बहुत ज़्यादा थेफ्ट हो रही है, फाटा एरियाज, बलोचिस्तान, पंजाब। तो इसमें डोंट यू थिंक कि नेपरा को अपना तरीक़ेकार बदलना चाहिए एंड शुडंट दे यूज एन ऑल्टरनेटिव टू द एवरेज प्राइसिंग मैकेनिज्म, बिकॉज इफ पीपल डिमांड लेस इलेक्ट्रिसिटी तो उससे आपकी प्राइस बढ़ रही है विच इज़ क्वाइट पैराडॉक्सिकल। तो क्या आपका इस पे कहना होगा? देखें, इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। हम लोग ये हतमी तरीके से नहीं कह सकते कि जी बिजली की प्राइस बढ़ने से ही चोरी बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर स्टेट और उसके जो सिटीजन्स हैं उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा वीक है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि चूँकि उनको बिजली मिलती नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको बिजली का बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, बहुत अरसे से हिस्टोरिकली उन्होंने कोई बिल नहीं दिए हुए, तो उनको बिजली का बिल देने की आदत भी नहीं है। तो जब तक इस तरह का कल्चर और इस तरह का ट्रेंड मौजूद है तब तक हम कोई हतमी तरीके से नहीं कह सकते कि टैरिफ बढ़ने से चोरी ज़्यादा बढ़ रही है।
एक और चीज़ इसमें नोट करने वाली ये है कि पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो बिजली घरों को प्रोवाइड करती हैं वो स्टेट ओन्ड हैं, वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं जिनकी एफिशिएंसी के ऊपर भी हमें थोड़ा सा क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। पंजाब के अंदर जो ये गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन पंजाब से बाहर बलूचिस्तान, रूरल सिंध और केपीके के अंदर इन सारी गवर्नमेंट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत कम है। वहाँ पर थेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, 40, 50, 60, 70%, इससे भी ज़्यादा चले जाते हैं कई रीजन्स में। तो हमें ये भी देखना है कि हम गवर्नमेंट का जो ये आर्म है इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। एक सोल्यूशन इसका ये है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए जैसे के इलेक्ट्रिक है, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अपने सिस्टम्स को ही इम्प्रूव कर ले और इन लॉस मेकिंग डिस्कोज को भी उस लेवल पे ले आए जो जिस तरह पंजाब के अंदर डिस्कोज ऑपरेट कर रही हैं। तो लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनली प्राइवेटाइजेशन की तरफ इस ट्रेंड को ले जाना चाहिए। इंटरनेशनली भी इस सारे ट्रेंड की सपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की एफिशिएंसी गवर्नमेंट के बनाई हुई डिस्कोज और ऑपरेट की हुई डिस्को से बहुत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा प्राइवेटाइजेशन इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। Thank you so much. Speaking of Lahore and Karachi and K Electric being the only private electricity distribution company in Pakistan, so do you think K Electric is the perfect model to follow for the rest of the country in terms of electricity की distribution and revenue collection? क्योंकि एक I think आपका ही एक आर्टिकल था फॉर CDPR कंसोर्शियम फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च, उसमें नुमैर ने कहा था कि लाहौर में लोड शेडिंग इज़ यूनिफॉर्म, so regardless of revenue collection from each part of Lahore, like you average load shedding आपकी in summer months is 5 hours, whereas कराची का अगर आप example देखें तो कराची में some suburbs जहाँ revenue collection बहुत कम है वहाँ load shedding भी बहुत ज़्यादा है। तो for instance some of the less wealthy parts of Karachi वहाँ load shedding 8 hours से ऊपर भी होती है, whereas the more affluent areas जहाँ revenue collection ज़्यादा है वहाँ load shedding कम होती है। तो do you think this is an okay policy? K Electric एक अच्छा काम कर रही है, उनकी revenue collection भी ठीक है, उनकी provision में कोई issues नहीं है, so is that why we should follow the privatization model in the rest of the country? देखिए, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता, सारों के अंदर अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट को समझ के एक मॉडल अपनाए। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के अंदर एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है। पंजाब की जो कुछ डिस्कोज हैं वहाँ पर लॉसेस के इलेक्ट्रिक से भी कम है, और के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है जिसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो भी 13% तक लॉसेस बनाता है। के इलेक्ट्रिक की अच्छी बात ये है कि के इलेक्ट्रिक पहले सखर और हैदराबाद की डिस्कोस की तरह परफॉर्म करता था, जहाँ पर लॉसेस 30 से 40% के दरमियान थे, लेकिन जब से वो प्राइवेटाइज हुआ है तो उन्होंने 38% से लॉसेस कम करके 13% पे वो अपने ले आए हैं। और ये जो मेरा आर्टिकल था जिसके अंदर मैं बात कर रहा था कि उनकी लोड शेडिंग की फ्रीक्वेंसी फ़र्क है मुख्तलिफ इलाकों में, वो इस वजह से थी क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक नेशनल पॉलिसी फॉलो कर रहा था। वो उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा कर रहा था जहाँ पर थेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज़्यादा थे। तो क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट ड्रिवन होती है और वो अपने लॉसेस मिनिमाइज़ करना चाहती है, तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जहाँ पर उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो उन्होंने डेलिब्रेटली इस पॉलिसी को अपनाया और उन्होंने अपने लॉसेस कम कर लिए। इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझा जाता है क्योंकि के इलेक्ट्रिक के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इस सारी चीज़ की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस को बढ़ा लिया। उसके मुकाबले में लाहौर में लेस्को जो कि गवर्नमेंट ओन बॉडी है उसमें ये चीज़ इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की गई, लेकिन उसकी खैर मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो लाहौर के अंदर लॉसेस वैसे भी कम है, दूसरा लेस्को का स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रिक से बहुत फ़र्क है।
तो लेस्को उस तरीके से अपने रीजन्स के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता जिस तरह के इलेक्ट्रिक बीइंग अ प्राइवेट कंपनी कर पाती है, इसलिए ये डिफरेंशियल आता है दोनों पॉलिसीज़ के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के लिए आगे जाते वक्त ये चीज़ समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि जी कौन से इलाके में कौन सा मॉडल अच्छा चल सकता है। के इलेक्ट्रिक एक अच्छी एग्जांपल इसलिए है क्योंकि उसने एक बहुत हाई लॉस मेकिंग इलाके के अंदर 38% से कम करके 13% पे अपने लॉसेस को रिड्यूस कर लिया है। पंजाब के अंदर जो लेस्को है, गेपको है, इन 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 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर पहले ही लॉसेस 10 और 5% से कम है, लिहाजा यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड डिस्कोस भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मसला ज़्यादा रूरल सिंध, बलूचिस्तान और केपीके का है, जहाँ पर सिटीज़न और गवर्नमेंट का लिंक भी आपस में वीक है और गवर्नमेंट ओन डिस्कोस की परफॉर्मेंस भी कम है। तो यहाँ पर जो भी हम मॉडल अपनाएंगे वो हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट को जहन में रख के ही बनाना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ब्रिलियंट यार, थैंक यू फॉर दैट। तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जो कुछ फंक्शंस हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, जैसे एंटी थेफ्ट ड्राइव्स हो गए या रेवेन्यू कलेक्शन हो गए, तो दे शुड बी आउटसोर्स टू एनजीओज, टू सिविल सोसाइटी एक्टर्स। तो उसमें डू यू थिंक दैट इज राइट आर्ग्यूमेंट टू मेक कि एनजीओज, civil society actors can do a better job than these government distribution companies, and in the case of K Electric, private distribution companies, to drive up revenue, to reduce electricity theft? और अगर if that is the case, तो फिर कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन से ऐसे civil society institutions हैं, actors हैं, which can play that role for the government? देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई कंक्लूसिव, कोई हतमी नतीजा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एनजीओज़ जैसे अखुवत, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है लोगों के पास, और इनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है लोगों के अंदर, लेकिन इनके पास उस तरह की इन्फोर्समेंट कैपेसिटी नहीं है जैसी गवर्नमेंट के पास होती है। इस एंटी थेफ्ट कैंपेन में हमने देखा कि गवर्नमेंट के पास लोगों को अरेस्ट करने की पावर है, इन्फोर्स करने की पावर है। एक एनजीओ एक एक मॉरल कैंपेन के थ्रू लोगों से पैसे रिकवर करवा सकती है, लेकिन वो इन्फोर्स उस तरीके से नहीं कर सकती जैसे गवर्नमेंट करती है। इसमें आईजीसी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है फील्ड के अंदर, कसूर के रीजन के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे कि वाकई क्या एनजीओज़ रिकवरी के मामले में गवर्नमेंट से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हमें उस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने का वेट करना पड़ेगा। ब्रिलियंट यार। उसके अलावा व्हाट आर द मेजर हर्डल्स जो ये हम फेस करते हैं हमारे पावर सेक्टर में विद रिगार्ड्स टू रेवेन्यू कलेक्शन एंड कम्बैटिंग इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट? आप हमें कुछ गिना सकते हैं कि क्या मेजर रीजंस हैं कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इन पाकिस्तान इज़ हायर दैन दैट विच इज़ इन बांग्लादेश, एंड वाई इतने हाई परसेंटेज है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की? इन द मैप यू शोड अस बलोचिस्तान के काफ़ी पार्ट्स हैं, फाटा के काफ़ी पार्ट्स हैं, तो वाई इज़ इट कि गवर्नमेंट का रेट पंजाब सिंध में ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, वहाँ नहीं फॉलो किया जा रहा है? व्हाट आर लाइक द मेन हर्डल्स विच वी फेस? देखें, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स का आपस में एक ताल्लुक़ है। पंजाब में लोगों को बिजली मिलती है, इंडस्ट्रीज़ में, रेजिडेंसेस में लोड शेडिंग कम होती है, तो लोगों का ये लिंक गवर्नमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग है, उनकी पैसे देने की विलिंगनेस भी इसी वजह से ज़्यादा है। बाकी सूबों में ये भी समझा जाता है कि चूंकि हमारे पास लोड शेडिंग बहुत है, हमारे पास उस क्वालिटी की सर्विस प्रोविज़न नहीं है, लिहाजा हमें बिजली के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाकी जगहों पर थोड़ा सा वीक है। दूसरी बात ये कि पंजाब में बिल देने का कल्चर भी पहले से पुराना डेवलप्ड है। पंजाब में लोग बिजली को ख़रीदते हैं और उसका बिल देते हैं। बाकी जगहों के अंदर इसको एज अ राइट समझा जाता है, क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज इलाके हैं, वो समझते हैं कि जी गवर्नमेंट की ड्यूटी है हमें ये देना, और वो
और उनको कभी इस चीज़ की आदत नहीं डाली गई कि वो अपने बिल जमा कराएं। तीसरी बात ये है कि इस गवर्नमेंट की रेट उन बाकी सारे इलाकों में पंजाब की निस्बत बहुत वीक है। पंजाब की गवर्नेंस, लॉ एनफोर्समेंट केपीके, बलूचिस्तान और रूरल सिंध से ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से यहाँ पर बिलों की रिकवरीज भी उस तरीके से ज़्यादा हैं। केपीके, बलूचिस्तान, रूरल सिंध में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कोई नुमाइंदा जा ही नहीं सकता, क्योंकि लोकल लोग उसको वहाँ पर एंटर नहीं होने देंगे। तो जब तक गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ पर जा ही नहीं सकते तो वो बिल की रिकवरी कैसे करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की जो रेट है ये भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से पंजाब और बाकी सारे सूबों के अंदर इतना डिफरेंशियल आ जाता है और बिजली चोरी और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ जाते हैं बाकी रीजन्स में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो फॉर सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान, ये सारी जो आपने चीज़ें मेंशन की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड आई थिंक मेनी ऑफ आवर नाजरीन वुड लाइक टू नो वेयर दे कैन फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, बिकम मोर एजुकेटेड अबाउट दिस टॉपिक। तो कोई आप रिसोर्सेज रेकमेंड कर सकते हैं जो आम आदमी एक्सेस कर सकता है टू लर्न अबाउट, एक तो हमारे कैपेसिटी कॉस्ट कितनी है इस साल की, हु आर द मेजर independent power producers, IPPs, and what is the way forward? Like ये कुछ ऐसे ज़ाहिर है people are curious कि how can we reduce electricity theft, how can we improve revenue collection, and एक load shedding से छुटकारा कैसे मिलेगा आम आवाम को। तो ज़ाहिर है काफ़ी सवाल हैं but in this one question, लेकिन आप कौन से resources recommend करेंगे? इसमें देखें, वर्ल्ड बैंक की बहुत अच्छी एक रिपोर्ट है जो कि उन्होंने एक कंट्री क्लाइमेट रिपोर्ट बनाई है। उसका लिंक इस वीडियो के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के एंगल से उन्होंने बिजली के सेक्टर के ऊपर जो जो इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको भी डिस्कस किया है। इसके अलावा जो मेरा अपना इदारा है इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, ये भी पाकिस्तान में बहुत सारी इकनॉमिक रिसर्च करवाते हैं। हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और स्टडीज़ बिजली के सेक्टर में हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। सब्सिडीज़ के अंदर, लॉसेस के अंदर, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं आईजीसी की वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी इन चीज़ों की इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए। पाकिस्तान में जो कैपेसिटी पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पाकिस्तान चूँकि अपनी बिजली बनाने में डेफिशिएंट था, इतनी बिजली बना नहीं सकता था, तो पाकिस्तान ने बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स को या लोकल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जहाँ पर उनको ये ऑफ़र दी गई कि जी वो बिजली की जितनी कैपेसिटी लगाएंगे, एक पावर प्लांट की जितनी कैपेसिटी वो लगाएंगे, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट दे दी जाएगी टेक और पे बेसिस पे। अगर वो बिजली बनाएंगे तो उनसे बिजली ले ली जाएगी, और मतलब अगर पाकिस्तान में बिजली की डिमांड होती है और उनसे बिजली वो बनाते हैं, गवर्नमेंट ख़रीद लेती है तो उसको पैसे दे देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में डिमांड कम है और वो उनसे बिजली नहीं ले रही गवर्नमेंट, या नेपरा उनसे बिजली नहीं खरीदता, सीपीपीए बिजली नहीं खरीदता, तो तब भी उनको पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये टेक और पे का एक कॉन्सेप्ट है जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से इन सारे इन्वेस्टर्स को गारंटीड पेमेंट्स मिलती रहती हैं हर महीने पूरा साल, चाहे वो बिजली बनाएं या ना बनाएं। इसके बाद हम आ जाते हैं इस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के कॉन्सेप्ट पे। 1990s के अंदर बेनज़ीर के दौर में पावर प्लांट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया और उसके बाद भी काफ़ी सारी प्राइवेटाइजेशन होती रही। फिर काफ़ी सारे प्लांट्स प्राइवेट सेक्टर ने सीपेक के अंदर लगाए पिछले 10 सालों के अंदर। इस टाइम पे पाकिस्तान में मेजॉरिटी प्लांट्स जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के प्लांट्स हैं। अब इन सारे प्लांट्स के साथ पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए हुए हैं वो बड़े लुक्रेटिव हैं, वो बड़े वन साइडेड हैं, वो पाकिस्तान की अवाम के हक में नहीं है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर डिनोमिनेटेड हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर
बिल की रिकवरी सारी रुपीस में होती है, लेकिन इन सारे आईपीपीज को एक फिक्स जो हमने कैपेसिटी पेमेंट देनी है वो डॉलर्स के अंदर होगी। पहली बात तो ये। सेकेंडली, जो इनको एक गारंटीड रिटर्न है, जो इनको एक प्रॉफिट दिया जाएगा इसके ऊपर, वो भी डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आप नेपरा की वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक पावर प्रोड्यूसर को 25 से लेके 30% तक गारंटीड डॉलर्स में रिटर्न दिया जा रहा है। ये रिटर्न इतना ज़्यादा है कि आप 4 सालों में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे और उसके बाद जितने भी साल ये प्लांट्स चलेंगे वो प्योर प्रॉफिट बनाया जाएगा। और आईपीपीज के साथ मेजॉरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 20 सालों के हैं। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो 90s में लगे थे वो 2013, 14, 15 में एक्सपायर हो गए, उनको फिर अगले मज़ीद 20 सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया। तो इस पॉइंट पे जहाँ पर हम बैठे हैं पाकिस्तान में, कॉन्ट्रैक्ट्स 2040 तक जा रहे हैं, तो हम मज़ीद 15 से 20 सालों तक इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फंसे रहेंगे और यही कैपेसिटी पेमेंट्स इनको डॉलर्स के अंदर ही 25 से 30% प्रॉफिट के साथ अदा करते रहेंगे। तो आईपीपीज और जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है। और चूंकि ये एग्रीमेंट्स साइन हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने साइन किए हैं, इसमें से बैकआउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इन एग्रीमेंट्स को एक एज लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स कंसिडर किया जाता है, जो पहले से चलते आ रहे हैं, जिनके साथ हमें रहना पड़ेगा, जिनको तब्दील करने की शायद हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अलबत्ता इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़रीद लिया जाए वन टाइम पेमेंट करके, बजाय इसके कि मज़ीद 20 सालों तक इनको इस तरीके से हैवी प्रॉफिट के साथ पेमेंट्स दी जाएं, तो इनको ख़रीद लिया जाए। लेकिन उसके लिए भी फंड्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। ये तो काफ़ी बड़ा मसला है नुमैर, लाइक यू मैंशनड। और अगर ये अगले 20 साल इस तरह चलता रहा तो सर्कुलर डेट पाकिस्तान का काफ़ी बढ़ेगा। एंड आपने शायद मेंशन किया था कि 9.6 बिलियन डॉलर्स क्या का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर डेट है सो फार। जो सर्कुलर डेट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस सारे सिस्टम के अंदर जितने भी लॉसेस होते हैं, जो रिकवरी नहीं हो पाती, जो पैसे अवाम से डिस्कोस को नहीं मिलते और जो फिर डिस्कोस से फिर आगे सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी सीपीपीए को नहीं मिलते, ये सारे जो लॉसेस हैं ये सर्कुलर डेट के अंदर एक्यूमुलेट होते जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को तो पैसे देने हैं, नो डाउट, लेकिन जब तक वो ये पैसे रिकवर नहीं कर पाती, वो जो गैप रह जाता है वो गवर्नमेंट को अपने पास से फाइनेंस करना पड़ता है। और वो फाइनेंस इस तरीके से किया जाता है कि गवर्नमेंट एक लोन लेती है, बोरो करती है प्राइवेट लोगों से, स्टेट बैंक से, और उस लोन के अगेंस्ट इन आईपीपीज को पेमेंट की जाती है। तो ये डेट जो कि इन सारे लॉसेस से बना हुआ है, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और अब इस टाइम पे इसकी वैल्यू तकरीबन 15 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। टोटल पावर की, जो पूरे एनर्जी सेक्टर की, उसमें से 9.6 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पावर सेक्टर के हैं, बिजली सेक्टर के हैं, और बाकी सारे जो हैं वो ऑयल और गैस सेक्टर के हैं। रुपीज़ के अंदर ये 2.3 ट्रिलियंस क्रॉस कर चुका है सर्कुलर डेट। और इस सर्कुलर डेट की वजह से पाकिस्तान का पावर सेक्टर जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि डेट हम लोग शायद सोचते हैं कि हमें कभी वापस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के ऊपर टैक्सेस लगा के इस सारे डेट को वापस करना पड़ेगा एक टाइम पे। और जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि ये पूरा सेक्टर जो है ये बड़ा इनसिक्योर है, बड़े मसलों के अंदर फंसा हुआ है, और इवेंचुअली शायद पाकिस्तान में बिजली की प्राइस और महंगी होती जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी नुमैर। बड़ा मज़ा है आपसे बात करके, इतना कुछ मालूम करके about the power sector in Pakistan and the crises which we face, energy inflation, and also the way forward, because there is still hope and government, जैसे आपने कहा कि वो steps ले रही है
और ऑल्टरनेट सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आईजीसी रिसर्च कर रही है इस पे. तो होपफुली विल हेयर मोर फ्रॉम यू एंड आईजीसी इन द फ्यूचर, एंड वी विल सी यू अगेन होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम सोच रहे हैं कि अब रिन्यूएबल्स पे की जाए. So we'll inshallah be keeping everyone in the loop and hopefully see you in the next one. Again, this was me, Ahmed Jamal Vattu and Numair Liaquat, and we shall see you in the next video. Take care. Thank you.